गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आज हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड के पेपर CC9 जिसका नाम है पॉलिटिकल थॉट, इस पेपर से यूनिट फर्स्ट पहले यूनिट का पहला चैप्टर जो सेक्शन ए है, इससे आज एक टॉपिक आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आज हमारे टॉपिक का विषय जो है वो है प्लूटो कॉन्ट्रीब्यूशन। प्लूटो कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया यूनानी जो आपके दार्शनिक हैं प्लूटो, उनके योगदान के बारे में हमें समग्र रूप से पढ़ना है। तो इसे शुरू करने से पहले हम इसको विभिन्न अध्यायों में विभाजित करके प्रत्येक अध्याय का क्रम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्लूटो को जानने के लिए हम उनका एक सामान्य सा छोटा सा उसका पृष्ठभूमि या हम उनका इंट्रोडक्शन जिससे कह सकते हैं, पहले पार्ट में हम उनके इंट्रोडक्शन पे विचार विमर्श करेंगे। तत्पश्चात हम उनके जीवन परिचय का ज्ञान प्राप्त करेंगे। जीवन परिचय और उनके जीवन के संघर्षों के बारे में थोड़ा अध्ययन करने के पश्चात हम उनके द्वारा दिए गए योगदान उनके बारे में विस्तृत तौर पे देखेंगे, उसका वर्णन करेंगे और अंततः हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। और निष्कर्ष के पश्चात हमने उस पूरे अध्ययन क्रम में क्या हमने पाया या हमारा क्या आउटकम हुआ, उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। तो प्लूटो पाश्चात्य जगत के प्रथम राजनीतिक दार्शनिक थे, क्योंकि उससे पहले पश्चिम में किसी भी राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध रूप से प्रतिपादन नहीं किया गया था। प्लूटो के संबंध में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उनका राजनीतिक दर्शन मानवता के लिए अमर संदेश देता है। उसका यह कथन था कि राज्य महान तथ्य है, राज्य महान का ही प्रतिरूप है, और जिस प्रकार एक आदर्श मानव में सत, रज और तम गुणों का मेल होना चाहिए, उसी प्रकार एक आदर्श राज्य में इन तीनों गुणों का सामंजस्य और सतोगुण की अन्य गुणों पर प्रधानता होनी चाहिए। यह एक शाश्वत सत्य होता है। इसी प्रकार प्लेटो का विश्वास था कि शासन सत्ता केवल उन लोगों के हाथों में होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त तथा इहलौकिक आकर्षण से परे हों। अमर संदेश है जो आज भी उतने ही सत्य है जितना उस दौर में थे। तो हम प्लूटो के बारे में चलिए आगे बढ़ने से पहले हम उसके जीवन परिचय को भी अब देखते हैं कि उनका जीवन कैसे कैसे अवस्थाओं से होकर गुजरा था। तो प्लूटो का जन्म एथेंस के कुलीन वर्गीय परिवार में 428 ईसा पूर्व को हुआ था। इनके पिता अरिस्टोन एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डरस के वंश में संबंधित थे और उनकी माता एथेंस के प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलन के घराने के संबंध रखती थी। इसे उच्च कुल, वैभव, अद्वितीय सौंदर्य, शारीरिक स्वास्थ्य, प्रखर बुद्धि और सभी प्रकार के सौभाग्य प्राप्त था। उसका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लेस था, किंतु उसे खूब भरे हुए चौड़े कंधों के कारण उसके व्यायाम के शिक्षक ने उसका नामकरण प्लूटो रख दिया। कालांतर में वे इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। प्लूटो की प्रारंभिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के विद्यालय भेज दिया गया था।
जहां से 8 वर्षों तक सुकरात के चरणों में बैठकर उन्होंने ज्ञानार्जन कार्य किया। ऐसा प्रतीत होता है कि कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण तात्कालिक स्थिति के आधार पर उसकी स्वाभाविक इच्छा एथेंस में राजनीतिक जीवन अपनाने की थी, किंतु उसके प्रिय गुरु और उसकी दृष्टि में विश्व के श्रेष्ठतम मानव सुकरात को जब 399 ईसा पूर्व में मृत्यु दंड मिला तो इस घटना का उनके जीवन पर गहरा आघात लगा और उन्होंने अपनी सारी योजनाएं परिवर्तित कर दी और एक दार्शनिक जीवन को अपना लिया। फोस्टर ने अपने शब्दों में कहा है कि प्लेटो के जीवन में मोड़ 399 ईसा पूर्व में ईस्वी में आया, जब वे 28 वर्ष के थे। प्लेटो के समस्त चिंतन पर सुकरात का सबसे अधिक प्रभाव था। इस संबंध में मैक्सी ने लिखा है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गए थे। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो एथेंस में अधिक दिनों तक नहीं रह सके और सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज में अगले 12 वर्षों तक मिस्र, इटली और यूनान के नगरों का भ्रमण करते रहे। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों उन्होंने गंगा नदी तट तक भारत की यात्रा भी की। इसी काल में वे सिसिली भी गए और सिसिली के सिराक्यूज राज्य में उनकी भेंट दियोन नामक एक अत्यंत सुसंस्कृत व्यक्ति और वहां के राजा डियोनीसियस प्रथम से हुई। एक युग बीत जाने पर पितृभूमि से प्रेम के कारण प्लेटो वापस एथेंस लौट आए। सुकरात की मृत्यु के ठीक 11 वर्ष तक विदेश यात्रा से लौटकर प्लेटो ने 388 ईसा पूर्व में एक शिक्षण संस्थान खोला। यही प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध अकादमी या शिक्षण संस्थान की स्थापना की, जो यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। उसने अपने जीवन के शेष 49 वर्ष एक दार्शनिक तथा अध्यापक के रूप में यहीं बिताए। इस अकादमी में राजनीति, कानून, दर्शन सभी की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, किंतु गणित शास्त्र और ज्यामिति की शिक्षा की प्रधानता दी गई थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्लेटो ने लगभग अपना जीवन प्रारंभ किया था पूरे ऐश्वर्य से, लेकिन आगे चलकर जब उनके गुरु का हत्या का आदेश दे दिया गया तो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया और उसके पश्चात अपने अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। तत्पश्चात वे वहां से प्रस्थान कर गए, अन्य देशों की यात्राएं की, लेकिन काफी दिनों के बाद वे वापस आकर उन्होंने वहां एक शिक्षण अकादमी की स्थापना की और अपना शेष जीवन वहीं व्यतीत किया। अब हम प्लेटो के तीसरे अध्याय अर्थात उसकी उपलब्धियों और उसके कार्य के बारे में देखेंगे। तो प्लेटो को एक कल्पनावादी विचारक कहकर उसकी आलोचना भी की जाती है, किंतु वास्तव में प्लेटो एक काल्पनिक विचारक नहीं बल्कि एक आदर्शवादी विचारक हैं, जिन्होंने आदर्शवादिता के आधार पर वास्तविकता में सुधार लाने की चेष्टा की। कुछ समय तक प्लेटो के विचार काल्पनिक हैं। रिपब्लिक में चित्रित आदर्श राज्य के संबंध में वह स्वयं कहते हैं कि इस प्रकार के आदर्श राज्य तो स्वर्ग में ही संभव है, पृथ्वी पर नहीं। किंतु इस संबंध में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आदर्श राज्य के चित्रण में उसके द्वारा एक ऐसा प्रतीक खड़ा किया गया जैसा कि राज्य को वास्तव में होना चाहिए,
उसका कार्य विद्यमान राज्य व्यवस्था में सुधार और उनके गुणों के मापदंड के लिए एक आदर्श की स्थापना करना मात्र है। अपने आदर्श की व्यवहारिकता पर विचार नहीं करते। प्लेटो एक आदर्शवादी और साथ ही एक व्यवहारिक दार्शनिक भी थे। प्लेटो के राजदर्शन में कुछ अमरत्व का तत्व पाया जाता है और उनका महत्व हम निम्न आधार पर देखते हैं कि उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अंश प्राप्त होने को ही न्याय बताया। यह एक सही सिद्धांत बताया कि कोई भी श्रेष्ठ समाज इसी पर आधारित होता है। इसके पश्चात उन्होंने न्याय की धारणा से ही संबंधित कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा केवल एक ऐसा ही कार्य किया जाना चाहिए जिसे करने के लिए वह सर्वाधिक उपयुक्त हो। इस धारणा को अपनाकर ही समाज में व्यवस्था और श्रेष्ठत्व को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही प्लेटो का यह भी विचार था कि शासन का कार्य सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए और शासन के क्षेत्र में गुण एवं योग्यता को सर्वोच्च महत्व प्राप्त होना चाहिए। यह एक सार्वलौकिक सत्य है जिसे अपनाने के लिए मानवता का कल्याण निहित होता है। प्लेटो नारी जाति की मुक्ति प्रदान करना और उसे राज्य की सेवा में लगाना चाहते थे। वे यह न केवल एक श्रेष्ठ वरन व्यवहारिक विचार है, वर्तमान में विश्व के सभी प्रगतिशील देशों की हजारों स्त्रियां सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। प्लेटो ने संपत्ति के सत्यवाद के विचार को भूतकाल में नहीं अपनाया जा सका और इसे एक काल्पनिक विचार समझा गया, किंतु आधुनिक काल में विश्व के कुछ देशों द्वारा संपत्ति के साम्यवाद के विचार को ही अपनाया गया है। इसे प्लेटो की दूरदर्शिता ही कहा जाना चाहिए कि वह धनी और निर्धन के भेद को कम करने के लिए बार बार बल देते थे। इस प्रकार हम प्लेटो की उपलब्धियों को देखते हैं। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं कि निष्कर्ष में क्या निकलता है। प्लेटो राजनीतिक दर्शन के इतिहास में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक थे। वह एक यूनानी विचारक मात्र नहीं थे और न ही उनके विचार देश और काल की सीमाओं में आबद्ध है। वे आज समस्त विश्व के राजदर्शन का आधार बने हुए हैं। सर थॉमस मोर की रचना यूटोपिया में रिपब्लिक का प्रभाव लक्षित होता ही है। सिसरो की डी रिपब्लिका में भी प्लेटो की इस रचना का उल्लेख मिलता है। सेंट ऑगस्टाइन ने रिपब्लिक की सहायता से ही दैवी राज्य की कल्पना को चित्रित किया है और मध्य युग में भी प्लेटो के विचारों का व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। दाते ने डी मोनार्किया बहुत अंशों में प्लेटो से प्रभावित और आधुनिक विचारकों में रूसो, हीगल पर उसका सर्वाधिक प्रभाव देखा जा सकता है। वास्तव में प्लेटो को एक साथ ही क्रांतिकारी, आदर्शवादी और समाजवादी विचारधारा का जनक भी कहा जा सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्लेटो के जीवन, उनकी उपलब्धियां और उनके निष्कर्षों को देखने के पश्चात जब हम इसके आउटकम पे बात करते हैं, अर्थात हम देखते हैं कि क्या हम इस विषय से क्या आज सीख पाए हैं, तो हम पाते हैं कि प्लेटो के जो विचार थे, बहुत सारे विचारकों ने उसे कल्पनावादी विचारक कहकर संबोधित किया है, लेकिन जब उनके कार्यों को
सूक्ष्मता से परीक्षण करें तो हमें यह ज्ञात होता है कि उन्होंने राज्य के संचालन के लिए जो विचार प्रदर्शित किए वो तत्कालीन समय में ही नहीं बल्कि मध्यकाल और आधुनिक काल के विचारकों को भी काफी हद तक प्रभावित करता है। उनके आदर्श राज्य के सिद्धांत आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। कहने के लिए तो वे काल्पनिक तथा आदर्शवाद के सिद्धांतों से स्थापित किए गए थे, लेकिन वास्तविकता में राज्य को वैसे आदर्शों को प्रस्तुत करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। इस दिशा में उन्होंने भावी विचारकों के लिए अपने जो संदेश दिए वह प्रभाव उसका हम आगे के विचारकों के विचार में भी देखते हैं। इस प्रकार से हम प्लेटो के समस्त उपलब्धियों के समग्र अध्ययन के पश्चात यह पाते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य की स्थापना के लिए दिए गए सिद्धांत, जिसमें नारियों को समुचित सम्मान, साम्राज्यवादी समाज की कल्पना और सभी को समान अधिकार तथा शासक वर्ग के लिए कुछ निश्चित नियम और नियमों का संग्रह दिया गया है। उन्होंने जिस प्रकार से नियमों को आबद्ध किया है वह एक श्रेष्ठ राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए पर्याप्त है। परंतु आज के वर्तमान परिवेश में हम देखते हैं कि वैसी कल्पना को साकार करना आज के व्यवहारिक दृष्टिकोण से सफल नहीं हो सकता, लेकिन एक हद तक ये हमारे आदर्श के रूप में स्थापित किए गए हैं जिन्हें हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। तो आज के विषय को हम यहीं विराम देंगे। हम अगली कक्षा में फिर एक नए विषय के साथ, एक नए सिद्धांत के साथ फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम धन्यवाद चाहेंगे।